everyone. Today we are going to read chapter 10 Traders, Kings and Pilgrims. How to find about the trade and traders. हमें ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता चलता है एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं उसके बारे में अभी हम इस टॉपिक में रीड करेंगे. यू रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर इन चैप्टर 9. जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 9 में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर पोट्री के बारे में बताया था. दिस फाइन पोट्री स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट, जैसे कि ये फाइन पोट्री बाउल्स प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट के कई साइट्स में आर्कोलॉजिस्ट को बाउल्स और प्लेट्स या पोट्री मिली हैं. सो हाउ डू यू थिंक इट रीच दीज प्लेसेस. तो आपको क्या लगता है कि ये इस प्लेसेस पे कैसे आई होंगी. ऑफ कोर्स traders may have carried them from place where they were made to sell them at the other places. इन्हें ट्रेडर्स ही लेके आए होंगे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर सेल करने के लिए. साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड. जैसे कि हमने साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा था कि वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए और स्पेशली फॉर पेपर एंड प्रेशियस स्टोन. पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन रोमन एम्पायर. रोमन एम्पायर में उस टाइम पर गोल्ड पेपर और ये सब बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करता था, तो इसलिए वहाँ पेपर की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी. सो मच सो दैट इट वॉज नोन एज ब्लैक गोल्ड. इसीलिए पेपर को ब्लैक गोल्ड के नाम से वहाँ पे जाना जाता था. सो ट्रेडर्स कैरीड मैनी ऑफ दीज गुड्स टू रोम इन अ शिप्स अक्रॉस द सी. इसीलिए ट्रेडर्स बहुत सारा जो गुड्स होता था वो मतलब कैरी करके रोम में लेके जाते थे. एंड बाय द लैंड इन कारवंस. अगर वो जैसे सी से लेके जाते थे वो शिप में लोड करके लेके जाते थे. एंड अगर वो लैंड से जा रहे हैं तो वो कारवंस के फॉर्म में जाते थे, मतलब बहुत सारे लोग इकट्ठा होके. देयर मस्ट हैव बीन अ क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड. ऑफ कोर्स यहाँ इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता था. दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास रोमन गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में फाउंड हुए हैं. ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स. ट्रेडर्स ने मतलब कई सारे सी रूट्स को एक्सप्लोर किया. सम ऑफ दीज फॉलो द कोस्ट. कुछ ट्रेडर्स कोस्ट को फॉलो किया करते थे. दे वर द अदर क्रॉस द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल. मतलब यहाँ पे और भी कोस्ट हैं जैसे कि अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल. वेयर द सेलर टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून. यहाँ पे मतलब सेलर्स को मानसून के बारे में नॉलेज रहती थी तो वो उसका एडवांटेज लेते थे. विंड्स टू क्रॉस द सी मोर क्विकली. सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया. मतलब कि अगर वो वेस्टर्न कोस्ट पे जाना चाहते हैं इंडिया के अरेबिया से या ईस्ट अफ्रीका से, तो वो साउथ वेस्ट मानसून को मतलब चूज़ किया करते थे कि मतलब साउथ वेस्ट मानसून जब आता है तभी हमें अरेबिया से वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाना चाहिए. एंड द स्टडी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर दीज ए लॉन्ग जर्नी. और उनके लिए स्पेशल शिप्स रहती थी. उनका नाम है स्टडी शिप्स. इन शिप्स का यूज़ किया करते थे लॉन्ग जर्नी के लिए. न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट. अब कोस्ट के पास जो नए नए किंगडम्स बने हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मार्क विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन. कि हमारा जो साउथ में जो कोस्ट लाइन पड़ती है वो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है. एंड विद द हाई हील्स प्लेट्यू एंड द रिवर वैली. हाई हील्स भी हैं वहाँ पर, प्लेट्यूज भी हैं और मतलब रिवर वैलीज भी हैं. अमंगेस्ट द रिवर वैली दैट ऑफ द रिवर कावेरी इज़ द मोस्ट फर्टाइल. रिवर वैलीज में से सबसे ज़्यादा फर्टाइल कावेरी वैली है. chiefs and the kings who control the river valley and the coast become rich and powerful. तो जहाँ से रिवर कावेरी रिवर फ्लो करती है उस एरिया पर और जो लॉन्ग कोस्ट लाइन है वहाँ पर जो लोग रहते थे चीफ और किंग्स वो बहुत ही ज़्यादा रिच और पावरफुल हो जाते थे. बिकॉज वो एरिया बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है तो उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहता था. संगम पोयम्स मेंशन द मूवेंदर. संगम पोयम्स मूवेंदर के बारे में मेंशन करती है. मूवेंदर क्या है गाइस? दिस इज अ तमिल वर्ड. ये एक तमिल वर्ड है. इसका मतलब है थ्री चीफ, मतलब थ्री चीफ्स. और वो किस थ्री के लिए यूज़ किया जाता था? यूज़ फॉर द हेड्स ऑफ थ्री रूलिंग फैमिलीज. ये छोलास, चेराज एंड पांड्यास के लिए यूज़ किया जाता था. थ्री चीफ्स जिसको हम मूवेंदर कहते थे. हु बिकम पावरफुल इन द साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स अगो. जो 2300 ईयर्स अगो पहले साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हुए.
इसीलिए इन्हें मूवेंदर तमिल तमिल वर्ड में कहा जाता है। ईच ऑफ थ्री चीफ्स हैव टू सेंटर्स ऑफ पावर, मतलब हर तीनों चीफ के पास टू टू सेंटर्स थे। वन इनलैंड, एक इनलैंड पर, एंड वन ऑफ द कोस्ट, और एक कोस्ट पर। अब ऑफ दी सिक्स सिटीज, तीनों के पास टू टू सेंटर्स हो गए तो सिक्स सिटीज, टू वर वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें से टू सिटीज वर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। कौन सी सिटीज थी वो? पुहार एंड कावेरी पट्टनम। पुहार और कावेरी पट्टनम दो सिटीज इन सिक्स सिटीज में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। द पोर्ट ऑफ छोलास एंड द मदुरई द कैपिटल ऑफ पांड्यास। द चीफ डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस, जो भी वहाँ के चीफ होते थे वो रेगुलर टैक्स नहीं कलेक्ट किया करते थे। इंस्टेड दे डिमांडेड एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम द पीपल, और वो मतलब रेगुलर बेस पे टैक्स नहीं कलेक्ट किया करते थे, तो गिफ्ट रिसीव किया करते थे लोगों के लोगों के द्वारा। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेंसेस एंड कलेक्ट ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरहुड, मतलब नेबरिंग एरियाज। वो मिलिट्री एक्सपेंसेस के लिए नेबरिंग जो उनके पड़ोसी एरियाज होते थे उनसे ट्रिब्यूट कलेक्ट किया करते थे। They kept some of the wealth and distributed the rest among their supporters. और वो मतलब जो ट्रिब्यूट वो कलेक्ट करते थे वो कुछ अपने पास रख लेते थे एंड डिस्ट्रीब्यूट द रेस्ट अमंग देयर सपोर्टर्स, और बाकी सारा अपने सपोर्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे, इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर्स एंड पोइट्स, जिसमें कि उनकी फैमिली भी आती थी जिसको वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। मैनी पोइट्स वर कंपोज आर फाउंड इन अ संगम कलेक्शन। वहाँ पे मतलब छोलास, चिराग और पांड्यास के टाइम पर जितने भी पोएट्स थे और उनके सब कलेक्शन, मतलब जितने भी पोएट्स थे उनकी कंपोज की गई पोयम्स हमें संगम कलेक्शन में मिल जाती है। The poems in the praise of chief who often rewarded them with the precious stone, gold horse, chariot and the fine clothes। और उनके पोएम्स में से ये भी पता चलता है कि जो उनके चीफ थे उन्हें प्रेज करने के लिए ये सारी गिफ्ट, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें एज अ गिफ्ट में देते थे, जैसे कि प्रीशियस स्टोन हो गया, गोल्ड हॉर्स, चेरियोट एंड फाइन क्लोथ्स। Around 200 later, the dynasty known as Satavahanas became powerful in the western India। 2300 ईयर्स अगो पहले ये पांड्यास, शिराज और ये छोलास बहुत इंपॉर्टेंट थे। फिर उसके 200 साल बाद क्या हुआ, एक डायनेस्टी जो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनी, उसका नेम था सतवाहनास। सतवाहनास डायनेस्टी फिर बहुत ज़्यादा एकदम से पावरफुल में, मतलब पावर में आ गई। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहनास वॉज गौतमी पुत्रा श्री सत्यकर्णी। और सतवाहनास के जो इम्पोर्टेंट रूलर थे उनका नाम था गौतमी पुत्रा श्री सत्यकर्णी। We know about him from an inscription composed by his mother। He and other Satavahanas ruler were known as lords and दक्षिणापत। और वो और उनके रूलर्स, मतलब जैसे गौतमी श्री सत्यकर्णी के जो रूलर्स थे और जो लॉर्ड थे, मतलब जो लॉर्ड थे और जो उनके रूलर्स थे वो उन्हें दक्षिणापत कहा जाता था। लिटरली द रूट लीडिंग टू द साउथ, इसका ये मतलब होता था कि एक ऐसा रूट जो कि साउथ की तरफ जाता है, विच ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर साउथ रीजन। ही सेंड हिज आर्मी टू द ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या है गाइस? लेट्स रीड। A rich, glossy color of silk as well as its smooth texture made it highlight value fabric in a most society। कई सोसाइटी में जैसे कि सिल्क का जो ग्लॉसी कलर है, उसका स्मूथ टेक्सचर है, उसको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल फैब्रिक बना देता है। मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सिल्क को बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता था। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी ककून्स ऑफ सिल्क वॉर्म। जैसे कि मतलब जैसे सिल्क बनाने के लिए जो उसका रॉ मटेरियल लगता था वो सिल्क वॉर्म से कलेक्ट किया जाता था, स्पन इनटू द थ्रेड एंड देन वोवन इनटू क्लोथ। फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता था, देन उसको फिर क्लोथ्स बनाए जाते थे उस सिल्क से। टेक्निक ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो। सो आपको ये याद रखना है कि जो सिल्क का फर्स्ट इन्वेंशन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था, वो चाइना के द्वारा किया गया था और 7000 ईयर्स को पहले किया गया था। वाइल द मेथड रिमेन क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और कई मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ये मेथड को सीक्रेट रखा गया था, किसी को बताया नहीं गया था।
Some people from China went to distant lands on foot, horseback, on camels, carried silk with them. और ये सब सिल्क वगैरह सिर्फ चाइना में बनते थे, तो उनको सेल करने के लिए कई लोग चाइना से बाहर जाते थे, कुछ फुट से जाते थे, कुछ हॉर्स की हेल्प से जाते थे, कई लोग कैमल से जाते थे। एंड द पाथ दे फॉलो कम टू बी नोन एज सिल्क रूट। और सिल्क को सेल करने के लिए जब बाहर जाते थे, जिस रूट को वो फॉलो करते थे उस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा। Sometimes Chinese rulers sent gift of silk to rulers of Iran, West Asia, and from their knowledge of silk spread further west. और कई बार ऐसा होता था कि जो चाइनीज़ रूलर थे वो ईरान के रूलर को या वेस्ट एशिया के रूलर को सिल्क एज अ गिफ्ट में सेंड किया करते थे। एंड द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। और फिर धीरे धीरे सिल्क के बारे में वेस्ट में पता चला। अबाउट 2000 ईयर्स अगो वेयरिंग सिल्क बिकम द फैशन अमंगेस्ट द रिच पीपल इन रोम। 2000 ईयर्स को पहले क्या हुआ कि सिल्क के कपड़े पहनना ये रोम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया और फैशन बन गया रिच पीपल के लिए। इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो मतलब बहुत ही महंगा होता था। एज इट हैड टू बी ब्रॉट ऑल द वे फ्रॉम चाइना, क्योंकि वो इतनी दूर चाइना से रोम में लेके जाते थे सेल करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव होता था। अलॉन्ग डेंजरस मतलब रोड्स थ्रू माउंटेन्स डेजर्ट। उनकी रूट भी मतलब जिस रूट को फॉलो करते थे वो भी बहुत डेंजरस होती थी, इसलिए वो ज़्यादा मतलब अमाउंट में बेचते थे उसे। पीपल लिविंग अलॉन्ग द रूट ऑफन डिमांडेड पेमेंट फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास। और मतलब जैसे कि जिस रूट से वो जाते थे और जो लोग वहाँ रहते थे वो उस रूट से उन्हें निकलने नहीं देते थे, और अगर ट्रेडर्स को निकलने देते थे तो वो उनके लिए मतलब पेमेंट की डिमांड करते थे कि आप हमें इतना दे दीजिए, हम आपको यहाँ से जाने देंगे। इसलिए सिल्क रूट और भी ज़्यादा मतलब इसलिए सिल्क और भी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया था उस टाइम पर। लुक एट द मैप 6 विच शो द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। अभी हम मैप 6 को देखेंगे जिसमें कि सिल्क रूट दिखाया है कि सिल्क रूट कौन सा रूट था, कहाँ था। Some kings try to control large portion of the route. कई किंग्स ऐसे थे कि जो मतलब रूट का लार्ज पोर्शन मतलब कंट्रोल करने के लिए ट्राई करते थे। दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम द टैक्सेस। ये इसलिए ऐसा करते थे ताकि उन्हें टैक्स से बेनिफिट हो, ट्रिब्यूट मिले और गिफ्ट मिले ट्रेडर्स के द्वारा। In return, they often protect the traders who passes through their kingdoms from the attack of robbery. और फिर वो लोग जो किंग्स होते थे वो उन्हें मतलब प्रोटेक्ट भी कर दिया करते थे ट्रेडर्स को कि अपने किंगडम से वो आराम से पास हो जाएं, उनका कोई भी मतलब उनकी सामान की कोई भी रॉबरी ना करे, इसलिए। द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर वॉज कंट्रोल बाय सिल्क रूट वर द कुशानाज। कुशानाज मतलब ये द बेस्ट नोन ऑफ द रूलर हु कंट्रोल द सिल्क रूट वर कुशानाज। सबसे बेस्ट रूलर जिसने सिल्क रूट को कंट्रोल किया था वो है कुशानाज। हु रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया, जिसने सेंट्रल एशिया में एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी टाइम तक रूल किया। और इनका टाइम पीरियड कम से कम 2000 ईयर्स को पहले का है। देयर टू मेजर सेंटर्स ऑफ पावर वर पेशवाज एंड मथुरा। दो सेंटर पावर थी जैसे कि पेशवा और मथुरा। तक्षशिला वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन देयर किंगडम। तक्षशिला भी इनके किंगडम में आता था। ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रांच ऑफ द सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। इनके रूल के टाइम जब ये मतलब कुशानाज रूल करते थे वहाँ पर, द ब्रांच ऑफ सिल्क रूट एक्सटेंडेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। और तो फिर क्या हुआ था वहाँ सिल्क रूट इनके टाइम पीरियड पर सेंट्रल एशिया तक एक्सटेंड हो गया था। टू द सी पोर्ट एट द माउथ ऑफ द रिवर इंडस, फ्रॉम वेयर द सिल्क वॉज स्लिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर, जहाँ से सिल्क को रोमन एम्पायर लेके जाया जाता था। द कुशानाज वर द मंगेस्ट द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। आपको कुशानाज मतलब याद रखना है बिकॉज इन्होंने ये सबसे पहले रूलर थे जिन्होंने बहुत सारे गोल्ड कॉइन को इशू करवाया था। दीज वर यूज बाय द ट्रेडर्स अलॉन्ग द सिल्क रूट। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का स्प्रेड कुशानाज डायनेस्टी में कैसे हुआ या किस तरीके से चल रहा था वो हम रीड करेंगे। द मोस्ट फेमस कुशानाज रूलर वॉज कनिष्का। कुशानाज डायनेस्टी या कुशानाज रूलर का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फेमस रूलर था उसका नाम था कनिष्का।
हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो, जिसने कि 1900 ईयर्स अगो पहले रूल किया। ही ऑर्गेनाइज अ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो कनिष्का ने क्या किया था, कनिष्का ने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें स्कॉलर्स मेट, अलग अलग स्कॉलर्स मेट कर मतलब मिलते थे एंड इम्पॉर्टेंट मैटर्स पे डिस्कशन होता था। अश्वघोषा। अश्वघोषा एक पोइट का नाम है, जिसने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी थी, बुद्ध चरित्रा। वो भी इन्हीं के कोर्ट में बैठता था। अ न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज महायान बुद्धिज्म। एक नया फॉर्म बुद्धिज्म का, जिसे जिसे हम महायान बुद्धिज्म कहते हैं, इस टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था। दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स। अर्लियर द बुद्धिस्ट प्रेजेंस वाज शोन इन द स्क्रिप्चर्स बाय यूजिंग द सर्टेन साइन। जिसके दो बहुत मतलब डिफरेंट डिफरेंट जिसके इसके दो अलग फीचर्स हैं। जैसे कि पहले जो बुद्धिज्म मतलब जो बुद्धा प्रेजेंस शो किया जाता था स्क्रिप्चर्स पर, अलग अलग साइन में यूज़ होता था। जैसे कि मतलब ये एग्जाम्पल बताया है इन्होंने। हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइनमेंट वॉज शोन बाय द स्क्रप्चर्स ऑफ द पीपल ट्री। उनका जो मतलब जब उन्हें एनलाइनमेंट मिला था, उसका स्क्रप्चर्स जब पहले बनाते थे तो पीपल ट्री के नीचे बनाते थे। Now the statues of the Buddha were made. Many of them were made in Mathura, while other were made in Takshila. लेकिन अब जो महायान बुद्धिज्म में जो चेंजेस हैं, अब उनका स्टैचू बनाते हैं तो उन्हें मथुरा में या तक्षशिला में, मतलब तक्षशिला में दिखाते हैं उस स्टैचू में। द सेकेंड चेंज वॉज बिलीव इन बोधिसत्वा। और जो दूसरा चेंज है महायान बुद्धिज्म में, वो है उनका मतलब बिलीव, बुद्धिस्तवा जिसे कहते हैं। दीज वर सपोज टू बी द पर्सन हु हैड अटेन एनलाइनमेंट। मतलब जिसे एनलाइनमेंट अटेन हुई है उन्हें हम बुद्धिस्तवा कहते हैं। वंस दे अटेन द एनलाइनमेंट दे कुड लिव इन अ कंप्लीट आइसोलेशन और मेडिटेशन इन पीस। और फिर मतलब जो महायान बुद्धिज्म, उनका ये मानना था कि जिन्हें एनलाइनमेंट मिल जाती है वो कम्प्लीटली आइसोलेशन में या मेडिटेशन में चले जाते हैं। हाउएवर इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट दे रिमेन इन द वर्ल्ड ऑफ टीच एंड हेल्प अदर्स। मतलब मेडिटेशन करने के साथ साथ वो लोगों को टीच भी किया करते हैं। द वर्शिप ऑफ बुद्धिस्ट बिकम वेरी पॉपुलर एंड स्प्रेड थ्रू सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर कोरिया एंड जापान। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। और बुद्धिज्म भी वेस्टर्न और सदर्न इंडिया में मतलब स्प्रेड हुआ था। वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क टू लिव इन। मतलब कई सारे केव्स बनाए गए थे मॉन्क्स के रहने के लिए। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑफ द ऑर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन। कई सारे केव्स जो बनाए गए थे किंग और क्वीन के ऑर्डर पे बनाए गए थे। और कई केव्स इसलिए बनाए गए थे बिकॉज मर्चेंट या फार्मर्स ने मतलब बनवाया था। देयर वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू वेस्टर्न घाट। और वेस्टर्न घाट में कई सारी पासेस हैं। रोड कनेक्टेड प्रॉस्पेरियस पोर्ट ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन द टीकन रन थ्रू दीज पासेस। और इन पासेस से कई रोड्स जाती हैं। ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these caves monastery during their travelers। और जो मतलब मॉन्क्स वगैरह रहते थे वो इन मोनेस्ट्रीज में ट्रेवलिंग के टाइम रुकते थे। बुद्धिज्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया में या श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, यहाँ पर जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ था वो ओल्डर फॉर्म था बुद्धिज्म का, जिसको हम थेरावादा बुद्धिज्म कहते हैं। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स क्या होता है? पिलग्रिम्स आर द मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पिलग्रिम्स वो लोग होते हैं जैसे कि मैन और वुमेन जो जर्नी को फॉलो करते हैं और मतलब होली प्लेसेस पे जाते हैं वर्शिप करने के लिए, उन्हें पिलग्रिम्स कहते हैं। The traders journey to distant land in caravans, ships. Pilgrims often travel with them। मतलब जैसे कि जो ट्रेडर्स होते थे जो कारवंस में मूव किया करते थे या शिप्स में इधर एक जगह से दूसरी प्लेसेस पे जाते थे, पिलग्रिम्स उनके साथ मतलब ट्रेवल करते थे। द बेस्ट नोन ऑफ दीज द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम फाही हु कम टू सब कॉन्टिनेंट और 1600 ईयर्स अगो। एक बेस्ट मतलब चाइनीज पिलग्रिम का नेम गिवन है यहाँ, वो बहुत ही फेमस है, आपने कई बार सुना भी होगा। फाहीन हु कम टू सब कॉन्टिनेंट और 1600 ईयर्स अगो। ये 1600 ईयर्स अगो पहले आए थे सब कॉन्टिनेंट में। यूंग जैन ये 1400 पहले मतलब 1400 ईयर्स को पहले आए थे। एंड आई सिंह
who come about 50 years after Yung Sheng. Yung Sheng के 50 years बाद आई किंग आए थे. दे कम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा. वो सब कॉन्टिनेंट में इसलिए आए थे ताकि वो मतलब बुद्धा की लाइफ से एसोसिएटेड प्लेसेस को देख सके एंड फेमस मोनेस्ट्रीज को देख सके. ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट इन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी. जैसे कि फाही, यूंग शेंग, आई किंग, सब लोगों ने अपने अपने अकाउंट लिखे और दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर ऑन द ट्रेवलिंग के टाइम जितने भी डेंजर स्पॉट मिले उन्होंने उसके बारे में भी अपने अकाउंट में बताया है. एंड which often took years of the countries and monasteries they visited and the books they carried back with them. वो बुक्स को भी अपने साथ में लेके ट्रेवल किया करते थे. हाउ फाही रिटर्न टू चाइना. जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा बताया गया है कि फाही चाइना वापस कैसे गए. दिस इज़ अबाउट फाही कि वो चाइना रिटर्न कैसे गए. यूंग शेंग हु टुक द लैंड रूट. यूंग शेंग के बारे में अब हम पढ़ेंगे जिन्होंने लैंड रूट लिया था चाइना वापस जाने के लिए. ये चाइनीज़ थे और ही कैरीड बैक विद द स्टैच्यू ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड. उन्होंने अपने बैग पर बुद्धा की स्टैच्यू को कैरी कर रखा था और जो कि गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड से बनी हुई थी. ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक्स ऑफ 20 हॉर्सेस. और उनके पास 20 हॉर्सेस थे जिसके ऊपर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब बुक्स उन्होंने लोड करके रखी थी. ओवर 50 मैन्यूस्क्रिप्ट वर लॉस्ट when the boat on which he was crossing the Indus कैप्सिस्ट. मतलब उनकी 50 मैन्यूस्क्रिप्ट खो गई जब वो इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे. ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्यूस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत इनटू चाइना और चाइनीज़. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो मैन्यूस्क्रिप्ट उन्होंने संस्कृत में लिखी थी उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करने में निकाल दी. This was also the time when the worship of certain deities were become very central features of the later Hinduism gained importance. 2300 ईयर्स वो पहले जब कुशानाज डायनेस्टी या कुशानाज रूल कर रहे थे उस टाइम पर भक्ति मूवमेंट मतलब भक्ति इसको इस तरीके से मैं डिस्क्राइब करूँगी कि देयर वाज आल्सो अ टाइम. उस टाइम पर जो वर्शिप थी कुछ न्यू डीटीज़ की वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही थी. हिंदुज़म फेमस हो रहा था और हिंदुज़म को इम्पोर्टेंस मिल रही थी. दीज डीटीज़ इंक्लूडिंग शिवा, विष्णु, गॉडेस सच एज दुर्गा. शिवा, विष्णु या दुर्गा जी की जो भी पूजा होती थी, वर्शिप होती थी, वो इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस गेन कर रही थी. दीज डिटीज़ वर वर्शिप थ्रू भक्ति. इन डिटीज़ की जो पूजा होती थी वो भक्ति के थ्रू की जाती थी. एंड द आइडिया बिकम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम. और उस टाइम पर ये भक्ति आइडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया था. भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन डिवोटेड टू हिज और हर चूजन डिटी. भक्ति का मतलब था कि कोई भी पर्सन अपने हिसाब से अपनी मतलब गॉड को चूज़ कर लेता था. एनीबडी, चाहे वो रिच हो, पुअर हो, चाहे वो कहीं मतलब किसी भी कास्ट को बिलोंग करता हो, मैन हो या वुमेन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सब लोग इस भक्ति की मतलब भक्ति की राह को फॉलो कर सकते थे. द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन भगवद गीता. जैसे कि जो भक्ति का आइडिया है वो भगवद गीता में प्रेजेंट है. द स्केयर बुक ऑफ द हिंदू विच इज़ इंक्लूडेड इन द महाभारत. हमारी जो महाभारत है उसमें भगवद गीता जो मतलब भगवद गीता है. द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवद गीता, अ स्केयर बुक ऑफ द हिंदूज. जो आइडिया है भक्ति का ये भगवद गीता में प्रेजेंट है. भगवद गीता जो कि महाभारत में मतलब इंक्लूडेड है. इन दिस कृष्णा द गॉड ask Arjun, his devotee and friend, to abandon all the dharmas and take refuge in him as only he can set Arjun free from every evil. इसमें कृष्ण गॉड मतलब जो अपनी भगवत गीता है उसमें कृष्ण एज अ गॉड
अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन कौन है, उनके फ्रेंड हैं, डिवोटी हैं, एंड उनसे कहते हैं कि अबेंडन ऑल धर्मास, अब अपने सारे धर्म को छोड़ दो, एंड रेफ्यूजी टू हिम एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम एवरी इविल, तभी वो मतलब हर बुराई से जीत पाएंगे। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसी टाइप की जो वर्शिप है धीरे धीरे अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में स्प्रेड होने लगी। Those who follow the system of bhakti emphasizes devotion and the individual worship of the god and goddess। जो भी भक्ति को फॉलो करता था वो जैसे किसी इंडिविजुअल गॉड या गॉडेस में बिलीव करता था। रैदर देन परफॉर्मेंस और एलेबोरेटिंग सेक्रीफाइस, इसमें मतलब सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता था। आप किसी में बिलीव करते हैं तो बस उन्हें मानते हैं या बिलीव करते हैं, उसके लिए सेक्रीफाइस को परफॉर्म नहीं करना पड़ता था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीव, इस बिलीव के सिस्टम के अकॉर्डिंग इफ द डिवोटी वर्शिप द चूजन डीटी, अगर जैसे कि डिवोटी मतलब जो भी भक्त हैं अपने चूजन डीटीज चूज़ किए गए गॉड को मतलब उन पर बिलीव कर रहे हैं, तो पूरी प्योर हार्ट से उन्हें मतलब मानना पड़ता था। एंड द डीटी विल अपेयर इन द फॉर्म विच ही और शी में डिज़ायर, और उनका ये भी मानना था कि अगर आप पूरे सच्चे दिल से किसी भी पर्टिकुलर डीटी की पूजा करेंगे, गॉड की पूजा करेंगे, तो वो उसी फॉर्म में आएंगे जिसमें उनकी इच्छा होगी, उस फॉर्म में वो अपियर हो जाएंगे। सो द डीटी कुड बी थ्रो एज अ ह्यूमन बीइंग, so the deities could be through as a human being, lion, tree or any other form, मतलब किसी भी फॉर्म में आ जाएंगे जिसमें डिवोटी की इच्छा होगी कि हम मेरे गॉड इस फॉर्म में आए, सो इस फॉर्म में आए। वंस दिस आइडिया गेन द एक्सेप्टेंस, एक बार इस आइडिया ने बहुत ज़्यादा मतलब एक्सेप्टेंस गेन किया, द आर्टिशियंस मेड ब्यूटीफुल इमेजेस एंड दीज डिटीज, एक बार इस आइडिया ने एक्सेप्टेंस गेन कर लिया तो आर्टिशियंस ने उनकी बहुत सारी अलग अलग इमेजेस बना दी। अ पोयम बाय द भक्ता, मतलब जो भक्त लोग हैं उनके द्वारा जो पोयम्स अपने गॉड को या अपनी डीटीज को डिवोट की गई थी, वो इन पोयम्स के बारे में यहाँ पे कुछ बताया गया है। आई एम गोइंग टू लीव इट गाइस। Because the deities were special, these images of the deities were often placed within the special home, जैसे कि जो deities होते थे या गॉड होते थे वो स्पेशल होते थे ना, इसीलिए उनके लिए स्पेशल होम बनवाए जाते थे, जिन्हें आज हम एज अ टेम्पल मतलब टेम्पल कहते हैं। भक्ति इंस्पायर सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशन, जैसे कि आर्ट, स्कल्पचर्स, पोट्री, इन सब चीज़ों को भक्ति ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। हिंदू, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया, इट डिराइव फ्रॉम द रिवर इंडस। हिंदू जो वर्ड है वो भी इंडिया वर्ड की तरह ही है, बिकॉज ये भी इंडस रिवर से डिराइव हुआ है। इट वॉज यूज बाय द अरब्स एंड ईरानियन, ये सबसे पहले जो हिंदू वर्ड है वो अरब और ईरानियन के द्वारा यूज़ किया गया था। रिफर टू द पीपल हु लिव टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, उन लोगों को रेफर करने के लिए जो इंडस रिवर के ईस्ट में रहते हैं। एंड देयर कल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीव, उनके कल्चर प्रैक्टिसेस रिलीजियस बिलीव सब डिफरेंट था, और जो इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे उन्हें अरब्स और ईरानियन ने हिंदू मतलब हिंदू कहा है। Thank you for watching and have a good day.